अमित और पीएम मोदी ने निकाल लिया है। 19 से भी बड़ी जीत का रोड मैप मिलकर बनाया है। मोदी विरोधी परेशान है। अगर इन 3 राज्यों में मोदी ने कमल खिला दिया तो पीएम मोदी हैट्रिक लगा देंगे। बीजेपी का वो प्लान क्या है जिससे तीसरी बार सत्ता में बैठने का रास्ता तैयार हो रहा है? वो 3 राज्य, 168 सीटें कौन कौन सी हैं जो 24 के चुनाव में बीजेपी और विपक्ष दोनों के लिए निर्णायक साबित हो सकती हैं? एक एक सीट की वोट का कैलकुलेशन, जाति वाला फैक्टर, सब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा। 24 में तस्वीर क्या रहने वाली है, पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में। नालंदा में पत्थरबाज बंदूकबाज, कानून व्यवस्था धाएं धाएं। सासाराम में बमबाज, सुशासन बाबू पर बड़ा दाग। नालंदा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है। नीतीश कुमार के गढ़ में ही रामनवमी पर पत्थरबाजी हुई। दनादन गोलियां चली, 1-2 राउंड नहीं बल्कि 12 राउंड। 24 के चुनाव को विपक्ष सबसे बड़ा चुनाव बता रहा है। महागठबंधन की बिहार की 40 सीटों से बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार अपने ही सियासी गढ़ में घिरते जा रहे हैं। बिहार के नवादा पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में 24 के लिए 40 सीट का ऐलान कर दिया। एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना है और लालू जी के बेटे को मुख्यमंत्री बनना है। इसमें बिहार की जनता को पीस रहे हैं। मैं आज लालू जी को भी कहने आया हूं, लालू जी, नीतीश बाबू को आप जानते हो, प्रधानमंत्री वो बनने से रहे, वहां जगह खाली नहीं है। देश की जनता ने तय किया है तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो नीतीश बाबू कभी आपके बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। आप भी गलतफहमी में हो, नीतीश जी भी गलतफहमी में है, मगर बिहार की जनता गलतफहमी में नहीं है। बिहार की जनता स्पष्ट रूप से निर्णय कर बैठी है कि बिहार की 40 सीटों पर नरेंद्र मोदी जी का कमल खिलने वाला है। नालंदा और सासाराम में रामनवमी पर हिंसा, उपद्रव हुआ। गृह मंत्री अमित शाह बिहार में बीजेपी क्यों नीतीश कुमार पर सबसे ज्यादा प्रहार कर रही है, तो सबसे पहले इसे समझिए। नालंदा कुर्मी बाहुल्य इलाका माना जाता है। इसी जाति से बिहार के सीएम नीतीश कुमार आते हैं। बुरे वक्त में भी नीतीश कुमार का गृह जिला उनके साथ रहा। उसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। 2014 में नीतीश कुमार जब बीजेपी से अलग होकर लोकसभा का चुनाव लड़े थे, तब नीतीश को 2 सीटें हासिल हुई थी, जिसमें एक नालंदा है। 2019 में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ लड़े, 16 सीट जीती। इस बार भी नालंदा सीट पर जेडीयू का कब्जा है, मतलब नालंदा में नीतीश कुमार का होल्ड बरकरार है। लेकिन जब मुख्यमंत्री के ही जिले में सांप्रदायिक हिंसा, रामनवमी पर पत्थरबाजी, 12 राउंड गोलियां चली, तो फिर सवाल उठेंगे। विपक्ष कानून व्यवस्था पर सवाल करेगा। सरकार को कहने का कोई मतलब नहीं है। मैंने सुबह गवर्नर साहब को फोन किया तो लल्लन सिंह जी बुरा मान गए कि आप क्यों बिहार की चिंता करते हो। अरे भाई, मैं देश का गृह मंत्री हूं। बिहार की कानून और व्यवस्था भी ये देश का एक हिस्सा है। आप नहीं संभाल सकते, इसलिए हम चिंता कर रहे हैं। और मित्रों, जिस प्रकार की व्यवस्था यहां पर शासन में बनी है, मुझे बताइए, जिस सरकार में जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद यादव की पार्टी उपस्थित हो, वो सरकार बिहार में शांति ला सकती है क्या? बताइए, ला सकती है? ला सकती है?
नीतीश बाबू, सत्ता की भूख ने आपको लालू प्रसाद यादव जी की गोदी में बैठने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी कोई मजबूरी नहीं है। बिहार की जनता के बीच में जाएंगे, जन जन को जागरूक करेंगे और ये महागठबंधन की सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। नीतीश कुमार को उनके ही घर में घेरने की रणनीति बीजेपी ने तैयार कर ली है। इसके साथ ही साउथ बिहार के गंगा बेल्ट पर भी नीतीश कुमार की पकड़ ढीली हुई है, जिसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। बक्सर, भोजपुर, रोहतास, जिसका हेडक्वार्टर सासाराम है, जहां सांप्रदायिक हिंसा हुई है, जहानाबाद, कैमूर, औरंगाबाद, गया, ये वो इलाके हैं जहां 2020 के विधानसभा चुनाव में CPI-ML यानी माले ने 12 विधानसभा सीटों पर कब्जा किया था। तब बीजेपी और नीतीश कुमार का गठबंधन था और माले RJD के महागठबंधन का हिस्सा था। माले ने सबसे ज्यादा उन सीटों पर डेंट मारा जहां JDU का कैंडिडेट था। ये एक संकेत था कि गरीबों और दलितों के बीच नीतीश बाबू की पॉपुलैरिटी घट गई है। जिस सासाराम में हिंसा और पत्थरबाजी हुई, वहां गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम था जो रद्द हो गया, तो नवादा से ही अमित शाह ने सासाराम के लोगों तक अपनी बात पहुंचाई। सुबह में जो सासाराम जाना था, महान सम्राट अशोक की जन्म जयंती के निमित्त एक बहुत बड़ा सम्मेलन रखा था, मगर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हुई। सासाराम में लोग मारे जा रहे हैं, गोलियां चल रही है, टीयर गैस छूट रहे हैं। मैं वहां नहीं जा पाया। मैं सासाराम की जनता का यहीं से क्षमा मांगना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं, मैं सासाराम जरूर आऊंगा। मेरे अगले दौरे में सासाराम में ही महान सम्राट अशोक की स्मृति में एक सम्मेलन करने का काम हम करेंगे। बीजेपी ने 24 की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी के लिए बिहार की 40, यूपी की 80 और महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट काफी अहम है। इन राज्यों में बीजेपी के सामने 2019 वाला प्रदर्शन दोहराने की चुनौती होगी। बिहार और महाराष्ट्र में बीजेपी के सहयोगी दल गठबंधन से अलग हो गए हैं, जबकि यूपी में बीजेपी के लिए राह 2019 के मुकाबले थोड़ी आसान दिखाई दे रही है। 3 राज्यों की कुल 168 लोकसभा सीटों का कैलकुलेशन 24 में बहुत अहम होने वाला है। बीजेपी के लिए बिहार के सियासी जानकार 24 में बड़ी चुनौती बता रहे हैं। वजह महागठबंधन और कास्ट कैलकुलेशन। बिहार में अगर बीजेपी के खिलाफ 3 बड़े कास्ट कैलकुलेशन पर नजर डालें तो Y+M+K बिहार में यादव करीब 12% है, मुस्लिम करीब 17%, कुर्मी करीब 5% है। टोटल मिला दें तो 34% वोट। अब बीजेपी और उसके रणनीतिकार इस आंकड़े को, इस समीकरण को दूसरे नजरिए से देख रहे हैं। मसलन बीजेपी जब 2014 में नीतीश से अलग होकर चुनाव लड़ी थी, तब वो बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 30 पर लड़ी थी, जिसमें से वो 22 सीटें जीती थी। 2019 में बीजेपी 17 सीटों पर लड़ी थी। इस दौरान बीजेपी का स्ट्राइक रेट 100% रहा। बीजेपी ने सभी 17 सीट जीती। 2024 में बीजेपी की मंशा बिहार में छोटे दलों के साथ गठबंधन करके ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना है, जिससे ज्यादा सीटें जीत सके। नवादा की अपनी रैली में अमित शाह ने इसके संकेत भी दिए। नीतीश और लालू को क्लियर कट मैसेज भी दे दिया। सरकार के सहयोगी जो है, वो भी विधायक हर रोज नीतीश बाबू का विरोध कर रहे हैं। वो भी जनता के विरोध का सामना कर रहे हैं। इनके आधे MP भाजपा के दरवाजे खटखटा रहे हैं। और मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा NDA में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे
हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। ये जातिवाद का जहर घोलने वाले नीतीश बाबू और जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद अब ये दोनों के साथ भारतीय जनता पार्टी कभी राजनीतिक सफर नहीं तय कर सकती। मैं बिहार की जनता को कहकर जाना चाहता हूं। बीजेपी बिहार में नीतीश और तेजस्वी के गठबंधन को डिरेल करने के लिए 3 फॉर्मूले पर काम कर रही है। बिहार में Y+M+K का कुल वोट करीब 34%, बाकी बचे 66% वोट पर बीजेपी की नजर है। पीएम मोदी ओबीसी हैं, लिहाजा बीजेपी जातियों को कैलकुलेशन कर रही है। 66% वोट को हिंदुत्व के नाम पर एग्रीगेट कर रही है। बिहार में बीजेपी मुद्दा बना रही है कानून व्यवस्था। मैं राज्यसभा में बिल लेकर गया, ये लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जदयू हमारे साथ थे। जदयू वाले फिर भी विरोध किया और कहने लगे मत हटाइए, मत हटाइए। ये तुष्टीकरण की राजनीति के कारण आतंकवाद चलता था। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाकर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ दिया। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में श्री राम का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अरे अंत तक बोलिए, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? ये कांग्रेस, जदयू, आरजेडी, ममता, डीएमके सब इसका विरोध करते थे। मोदी जी ने एक दिन सुबह राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया और आसमान से भी ऊंचा राम मंदिर बनने की शुरुआत हो गई है। मित्रों, शुरुआत हो गई। बिहार के सासाराम में रामनवमी के दिन पत्थर चले, हिंसा हुई। नालंदा में गोली चली, पत्थरबाजी हुई। बंगाल के हावड़ा में लोगों के घरों पर पत्थर चले, मंदिर पर अटैक हुआ। लेकिन 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में एक भी हिंसा की खबर नहीं आई, ना पत्थर चले। सोशल मीडिया से लेकर अखबारों की हेडलाइन तक यूपी मॉडल की बात होने लगी। लोग कहने लगे दंगा के लिए योगी मॉडल ही एक इलाज है। मैं मुसलमान हूं, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि अगर 44 केंद्रीय योजनाओं में सबसे तगड़ा काम किसी मुख्यमंत्री ने किया है और सर्वोत्तम स्थान प्राप्त किया है तो योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं। योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं, उन्होंने सर्वोत्तम स्थान प्राप्त किया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में गुंडों का राज नहीं है, उनके राज में गुंडों का राज था। एक गुंडा फोन कर देता था, डीएम साहब मैं फलाने बोल रहा हूँ, फलाना अंसारी फलान खान साहब बोल रहा हूँ, तो डीएम साहब कांप जाते थे। मगर आज खुद फलाने ही साहब कांप रहे हैं कि कहीं डीएम साहब न तलब कर ले। ये बदल दिया है, राज्य की दिशा बदल दी है, राजनीति की दशा बदल दी है श्री योगी जी महाराज ने। ये देश का परम सौभाग्य है हाँ। कि हमको और तमाम भारतवर्ष के भारतवासियों को श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला हाँ। ये हमारे देश का परम सौभाग्य है और उत्तर प्रदेश का परम सौभाग्य है हाँ। कि योगी जैसा, श्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज जैसा हाँ। कर्मठ हाँ। जुझारू हाँ। न डरने वाला हाँ। निडर हाँ। बेबाक गुंडा माफियाओं के सामने सीना तानकर फौलाद की तरह खड़ा हो जाने वाला हाँ। कर्म योगी योगी आदित्यनाथ महाराज जी जैसा हाँ। उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री मिला। आदमी नहीं, वक्त बलवान होता है हाँ। जो जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा भुगतना उसको वैसे ही पड़ेगा। इसमें हिंदू मुस्लिम का चक्कर नहीं है। चलती चक्की दे के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बच्चन होए। ये दोहा कितना प्यारा है। ये संसार है भाई, जो बुरा करेगा उसको तो पिसना ही पिसना है। इनकाउंटर अभी कम हो रहा है और होना चाहिए। वो किसने कह दिया मुसलमानों पे हो रहा है? मैं एक नहीं दो नहीं, मेरे गांव के पड़ोस में ठाकुर का लड़का मारा गया है। किसने कह दिया? ये सारा सर फेक है, मुसलमानों पे केवल नहीं हो रहा है। ये योगी जी सबको बजा रहे हैं। अपने इसी मॉडल उत्तर प्रदेश में सख्त लॉ एंड ऑर्डर की बदौलत ही योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बने। जो पिछले 30 साल में नहीं हुआ था, योगी ने उसको करके दिखाया।
एक ऐसे प्रदेश जो अपराधी माफियाओं के लिए कुख्यात, वो कानून व्यवस्था के लिए जाना जाने लगा। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के लिए नजीर बन रही है और उसी के बगल का स्टेट बिहार, जहां रामनवमी के जुलूस में हिंसा हुई। तभी तो नवादा से गृह मंत्री अमित शाह ने 24 के साथ साथ 27 का भी लक्ष्य रख दिया। पहले गृह मंत्री अमित शाह का बयान सुनिए, फिर बताते हैं कैसे यूपी मॉडल के जरिए बीजेपी बिहार जीतने का प्लान बना रही है। आज समग्र बिहार चिंता कर रहा है। बिहार के बिहार शरीफ में आग लगी है, सासाराम में आग लगी है, बिहार शरीफ नालंदा तो नजदीकी है। चिंता हो रही सबको। मैं आपको कहता हूं 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें, और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम तुष्टीकरण में नहीं मानते, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं। हमारे शासन में दंगे नहीं होते हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, इतनी बड़ी संख्या में जहां तक नजर जाए भीड़ दिखाई पड़ती है। मुझे बताइए, बिहार की 40 सीटें मोदी जी को देंगे क्या? सुनाई नहीं पड़ता है मोदी जी को दिल्ली में। जोर से बोलिए, देंगे क्या? बिहार में बीजेपी के सामने 2024 में Y+M+K यानी यादव मुस्लिम कुर्मी समीकरण है, जिसका कुल वोट करीब 34% है। यूपी में भी 2019 में बीजेपी के सामने इससे बड़ा गठबंधन था। मायावती और अखिलेश सामने थे। इस गठबंधन में जयंत चौधरी भी शामिल थे। मतलब Y+M+J+J, यादव 12%, मुस्लिम 19%, जाटव 11%, जाट 2%, कुल मिलाकर 44% वोट। लेकिन 2019 में मायावती और अखिलेश के गठबंधन को वोट मिले 39.2%, मतलब पूरा वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। वहीं बीजेपी गठबंधन का वोट शेयर 2014 के 42.6% के मुकाबले 2019 में 51.2% तक पहुंच गया। मतलब साफ है, 2019 में यूपी में बीजेपी ने बहुत बड़े गठबंधन को पटखनी दे दी है। बिहार और यूपी की तस्वीर करीब करीब एक जैसी ही है। ऊपर से बीजेपी के पास कानून का मुद्दा है, हिंदुत्व का एग्रीगेट है। आज बिहार बंगाल के रास्ते पर चल रहा है, जहां अमन चैन शांति भंग हो रहा है। मुख्यमंत्री लाचार दिख रहे हैं, मीडिया कुछ दिखा रहा है और वास्तु स्थिति और वो कुछ बोलते हैं। जैसे मैं 2 प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या कभी भारत के बिहार में, बंगाल में, किसी भी देश के किसी भी राज्य में कभी हमने तजिया पर कोई पत्थर फेंका? कभी फेंका? अगर नहीं फेंका तो हमारे तजिया पर, हमने नहीं फेंका आपके तजिया पर, हमारे हनुमान जी के, हमारे रामचंद्र भगवान के राम जन्मभूमि उत्सव में आखिर पथराव क्यों आपके बगल नालंदा में? इसका जवाब आपको देना होगा। देंगे जवाब? जवाब देंगे? 2019 में विपक्षी मोर्चा हानिकारक रहा। अब 24 में फिर से सबकी नजर बिहार के बाद यूपी पर ही टिकी है। यूपी में ही सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। 24 में अभी जो हालात नजर आ रहे हैं, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी सब एकला चलो की बात दोहरा रहे हैं। मतलब अगर यूपी में विपक्ष का बिखराव हुआ तो क्या 2014 वाला कमाल बीजेपी 24 में भी यूपी में दोहरा सकती है? क्या बीजेपी गठबंधन को यूपी में 80 में से 70 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं? क्योंकि यूपी में बीजेपी के पास मोदी जैसा चेहरा है तो योगी जैसा सीएम है। पर्व और त्योहार आज आप देख रहे हैं, इतने हजारों की संख्या में आप हैं, पूरी निश्चिंतता के साथ में, उत्साह और उमंग के साथ आए हैं।
अन्यथा पर्व और त्योहार आते ही हम सब दंगों के भय से घर से बाहर नहीं निकलते थे, दंगे हो जाते थे। हर पर्व और त्योहार के पहले एक दंगा हो जाता था। शासन पर्व और त्योहारों को बैन कर देता था, लेकिन आज पर्व और त्योहार बड़े उत्साह के साथ, उमंग के साथ मनाए जा रहे हैं। यूपी ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र की 48 सीटों पर भी लड़ाई दिलचस्प है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे से वीर सावरकर गौरव यात्रा निकाली। शिंदे के साथ बीजेपी के कई नेता भी गौरव यात्रा में शामिल हुए। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट का गठबंधन है, तो उद्धव ठाकरे महाअघाड़ी के साथ हैं। महाअघाड़ी के नेता राहुल गांधी के खिलाफ और सावरकर के समर्थन में एकनाथ शिंदे ने सावरकर गौरव यात्रा निकाली। ठाणे के अलावा ये यात्रा मुंबई के 11 अलग अलग जगहों पर भी निकाली गई। मुंबई बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आशीष शेलार इस यात्रा में शामिल हुए। सावरकर गौरव यात्रा ये सावरकर जी के विचारों पर चलने की प्रेरणा और जन सहभागिता की यात्रा है। कांग्रेस और विशेष रूप से राहुल गांधी सावरकर जी का तो अपमान करते ही है, लेकिन सावरकर जी के साथ साथ पूरे देशभक्त नागरिकों का अपमान करते हैं, स्वतंत्र सेनानियों का अपमान करते हैं। हमें ये कतई मंजूर नहीं। और पूरा देश और सामान्य जनता सावरकर जी के विचारों पर चलने के लिए रास्ते पर उमड़ पड़ा है। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में उद्धव जी अगर है तो राहुल गांधी जी से माफी मंगवाए। जब तक वो माफी नहीं मंगवाएंगे तो ये सिर्फ उनके साथ चलने का बहाना उनके भाषण में था, यही माना जाएगा और इसका हमें यहाँ पर हम निषेध करते हैं। वीर सावरकर गौरव यात्रा महाराष्ट्र के 288 विधानसभा में जाएगी। राज्य की 48 लोकसभा से ये यात्रा गुजरेगी। मतलब साफ है, 24 का चुनाव है। बीजेपी महाराष्ट्र में 24 के चुनाव में हिंदुत्व के एजेंडे पर चल रही है, जिसके नायक हैं वीर सावरकर। क्योंकि विपक्षी दल के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी वीर सावरकर को लगातार विलेन बताते रहे हैं। बीजेपी यही मुद्दा लेकर 24 में महाअघाड़ी को पटखनी देना चाहती है। बीजेपी 2019 में महाराष्ट्र की 25 सीटों पर लड़ी थी, 23 सीट जीती थी। 24 में बीजेपी 48 सीटों में से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है। साथ में उसके सहयोगी होंगे एकनाथ शिंदे। बीजेपी का मकसद साफ है, हिंदुत्व के मुद्दे पर उद्धव पर अटैक करना है। लड़ाई कांग्रेस बनाम मोदी करना। 14 और 19 का जो ट्रेंड रहा है, जब लड़ाई मोदी और राहुल के बीच हुई है, फायदा मोदी को ही हुआ। और अब बात पाकिस्तान की, जो अपनी बर्बादी की तरफ अब सिर्फ बढ़ ही नहीं रहा बल्कि